गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं और साथ ही साथ इन्हें पढ़ने का औचित्य क्या है। चलिए दोस्तों, सेक्शन 10 टू 12 हमें बताता है कि एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने की। सेक्शन 10 क्या कहता है दोस्तों? एन एग्रीमेंट दैट मीट लीगल रिक्वायरमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करे तो वो क्या बन जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो 5 लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। कौन सी 5 लीगल रिक्वायरमेंट है वो? सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 बात करता है 3 चीजों के बारे में: मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बॉल। अब देखो, हमारा 1903 का एक बहुत ही फेमस केस फ्लो है। ये क्या है? मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। ये बोलता है यदि हमने किसी माइनर के साथ में कोई भी संविदा करी है तो वो क्या है? डिक्लेयर टू बी वॉइड है। वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। आइए देखो भैया, अब हम पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट जब कोई 5 लीगल एसेंशियल चीजों को मीट कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, उसमें से पहली क्या है? सेक्शन 11। वो गवर्न करता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सक्षम या समर्थ? चलिए, यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका मेजर होना, वो कैसा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। अब कोई आदमी मेजर है, ये मुझे कैसे पता चलेगा ये मेजर है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, उसकी कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 बरस से ऊपर होनी चाहिए। यदि वो 18 बरस से ऊपर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा होता है साउंड माइंड। सेक्शन 12 ऑफ आईसीए 1872 गवर्न द प्रोविजन ऑफ साउंड माइंड। देखो भैया, साउंड माइंड कौन होता है? साउंड माइंड वो होता है जो अपने डिस्क्रिशन से, अपने रैशनल जजमेंट से अपने लाभ या हानि के बारे में बता सके कि ये चीज से मेरे को फायदा होगा, ये चीज से मेरे को नुकसान होगा। पर जो लोग ये नहीं बता पाए या वो ऐसा करने में असमर्थ हो, वो उनको हम दो कैटेगरी में फॉल करते। एक होता है इडियट और एक होता है लूनेटिक। इडियट का मतलब होता है पागल। आप ये आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ये वाला शब्द, आप थोड़ा इसको ध्यान से यूज करिएगा। देखो, पागल वो पर्सन होता है, मतलब इडियट के अंदर वो पागल आते हैं जन्म से पागल। जब उसका जन्म हुआ उसके बाद से वो क्या था? पागल था। अच्छा, तो उसके साथ तो कोई भी यदि हम संविदा करेंगे तो वो क्या है? वॉइड। पर एक आता है लूनेटिक। लूनेटिक आप लोगों ने अपरिचित फिल्म देखी होगी। अपरिचित फिल्म के अंदर क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है ना, वो कभी अच्छा होता है और कभी वो पागल हो जाता है। तो जब वो अच्छा हो, यदि जब वो साउंड माइंड का हो, यदि मैं उससे जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं तो वो क्या होगा? वो वैलिड होगा। पर जब वो साउंड माइंड का ना हो, जब वो पागल बन जाए, जब वो अपरिचित बन जाए और जब मैं उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं तो वो क्या होगा? वो वैलिड नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन 12 दो बातें करता है, एक होता है इडियट, एक होता है लूनेटिक। चलिए आगे बढ़ते। क्वालिफाइड बाय लॉ। देखो भैया, जो भी पर्सन कोई भी संविदा कर रहा है वो क्या होना चाहिए? वो विधि के द्वारा सक्षम होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब यदि कोई पर्सन संविदा कर रहा है तो उनने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। यदि उनने कोई भी गैर कानूनी काम करा है तो वो कोई भी संविदा को परफॉर्म करने के लिए या उस संविदा के साथ में रहने के लिए या तो संविदा को वो निभाने के लिए सक्षम नहीं है, और वह इसके लिए क्या नहीं है? क्वालिफाइड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, फ्री कंसेंट और कंसेंट। कंसेंट क्या होती है दोस्तों? कंसेंट की बात करता है सेक्शन 13 ऑफ आईसीए 1872। कंसेंट क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक बात पर सेम सेंस में एग्री हो जाए तो वो होती है कंसेंट। चलिए इसको हम कंटेक्स्ट के फॉर्म में समझते हैं। कंसेंट इज अ फॉर्म। कंसेंट इज व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। देखो भैया, ए और बी कहाँ जा रहे थे? चाय पीने जा रहे थे। ए ने बोला कि यार भाई अपन चाय पीने चलते। बी ने बोला, बोले चलेंगे पर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे
नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो ए ने क्या बोला, बोले तेरे पैसे मैं दे दूंगा। तो ए और बी दोनों उस पर राजी हो गए, तो ये एग्री हो गए। तो ये किस पे एग्री हुए, दो या दो से ज्यादा लोग सेम थिंग इन द सेम सेंस पे ये एग्री हो गए। तो ये क्या थी इनकी, ये जब एग्री हुए ना, तो ये इनने दे दी थी अब इसने कंसेंट। तो ये होता है कंसेंट। अब पढ़ते हैं अपन फ्री कंसेंट के बारे में। अच्छा, सेम एग्जांपल, ए और बी चाय पीने जा रहे थे। बी कहता है मेरे पास, मैं चले तो जाऊंगा पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो ए उसको कहता है कि यार भाई पैसे तो देने पड़ेंगे। तो बी पट्टा चालाक रहता है, वो क्या करता है, वो इसकी कंसेंट ले लेता है। किससे लेता है, कोवर्जन से ले लेता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ले लेता है, फ्रॉड से ले लेता है, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से ले लेता है। तो ये क्या होता है, कोवर्जन। और कोवर्जन से कोई भी हम कंसेंट लेते हैं तो वो क्या होती है, वो वॉइड होती है, वॉइड या वॉइडेबल होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोवर्जन से। अब भैया ए क्या करता है, बी को बोल देता है, तो बी उसके साथ कोवर्जन करता है। वो क्या करता है, फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय कमिटिंग एन लॉफुल एक्ट। भैया बी क्या करता है, ए को मारता है या मारने की धमकी देता है। या तो ए जो गाड़ी से आया था ना, वो गाड़ी को जब्त कर लेता है या जब्त करने की धमकी देता है। तो ये क्या करता है, बी करता है, किसके लिए करता है, उसकी कंसेंट लेने के लिए करता है कि तू मेरे साथ चाय पीने चल, कॉन्ट्रैक्ट कर। तो ये इसके लिए करता है। तो ये कोर्जन में गवर्न होता है। कोर्जन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, कोर्जन का हिंदी में मतलब होता है प्रतिपीड़न। और यदि जब हम इसकी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बात करें, जब हम इसकी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना, तो हम इसको ड्यूरेस भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये इंग्लिश टर्म। बॉडी, यदि बी को ए मारे या मारने की धमकी दे तो ये कोर्जन है। या वो ए जिस गाड़ी से आया था उसको डिटेन करे या डिटेन करने की धमकी दे तो ये भी एक कोर्जन। ठीक। अब देखो भैया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब एक आदमी दूसरे पर्सन की क्या ले ले, वो उसकी ले ले, उसकी विल को क्या करे, डोमिनेट करे, द विल ऑफ अनदर ड्यू टू देयर पोजीशन। ए क्या करता है, बी की विल को डोमिनेट करता है। क्यों, क्योंकि वो उस पोजीशन में होता है जिससे वो उससे क्या ले सके, अनफेयर एडवांटेजेस ले सके। तो ये किस में आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमको एक बात याद रखनी है, जब एक पर्सन दूसरे आदमी को क्या करे, डोमिनेट करे, और डोमिनेट करके वो क्या ले उससे, विल ऑफ अनदर ड्यू टू देयर पोजीशन। अच्छा, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो भैया, सेक्शन 16 का क्लॉज 2 क्या कहता है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू द विल ऑफ अनदर। यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की डिमिट मतलब वो उसकी विल को क्या कर सके, दबा सके, इन्फ्लुएंस कर सके, अपने मैनिपुलेट कर सके, और वो इसी कंडीशन में हो, मतलब पोजीशन में हो, तो वो उसके पास क्या होती है, या तो वो ऐसी रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होल्ड करे। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी दोस्तों ये होती है जैसे पुलिस ओवर एक्यूज्ड। अब भैया वो उसको डरा के रखता है ना, तो वो पुलिस क्या करती है, कभी कभार एक्यूज से क्या ले लेती है, अनफेयर एडवांटेजेस ले लेती है। क्यों ले लेती है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। या एक होता है फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन क्या होता है दोस्तों, विश्वास के बने हुए चीजों पर हम किसी और से क्या ले ले, उससे अनफेयर एडवांटेजेस निकाले। तो ये कौन से रिलेशन होते हैं, फिड्यूशरी रिलेशन। जैसे एडवोकेट और क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, ये सारे कैसे रिश्ते हैं, ये विश्वास पे बने हुए रिश्ते। और यदि इन रिश्तों के बेस पे यदि कोई अनफेयर एडवांटेजेस ले तो वो किस में गवर्न होता है, फिड्यूशरी रिलेशन में गवर्न होता है। चलिए, इसका बी वाला क्लॉज क्या कहता है, वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी। यदि कोई आदमी, देखो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर ही आएगा। यदि मैं किसी एक पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूं और वो पर्सन क्या है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है ना, वो परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पे, कैसे, परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पे, किस वो क्या है, अनकेपेबल है अपने अपने चीजों को करने में, या तो कोई ऐसे डिसीजन लेने में। क्यों, क्योंकि उसकी एज बहुत ज्यादा है, वो बीमार रहता है, मेंटली और बॉडीली डिस्ट्रेस रहता है। तो यदि मैंने उसके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है
तो वो क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर गवर्न होगा। अच्छा, और यदि, अब देखो, यदि मेरे को कोर्ट में प्रूफ करना है कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं करा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? सेक्शन 16 का 3 हमें बताता है कि जो डोमिनेटिंग पावर में होता है ना, उसके पास ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। उसको कोर्ट में ये साबित करना पड़ता है कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया है, मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया है। ये किसको प्रूफ करना है? जो डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेगा, ये उसको प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेक्शन 17 ये बात करता है फ्रॉड की। दोस्तों, फ्रॉड क्या होता है? अब देखो, हमारे आम जीवन की बात करें तो ये आपके साथ, मेरे साथ कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो करा होगा। पर हम जब बात करते हैं आईसीए की, तो आईसीए बताता है यदि कोई पार्टी या उसका एजेंट किसी को डिसीव करता है तो वो फ्रॉड है। यदि कोई पार्टी या उसका एजेंट, पार्टी मतलब भैया मेरे को सामने वाले ने डिसीव करा, एजेंट मतलब जो सामने वाला है ना वो बहुत पैसे वाला है, बिजी है, तो उनने अपने नीचे एजेंट रख रखे। तो एजेंट ने क्या करा, उस पार्टी के बिहाफ पे मेरे को क्या करा, डिसीव करा। तो ये क्या होगा, ये फ्रॉड के अंदर गवर्न होगा। अब भैया मेरे को कैसे पता कि ये फ्रॉड है? तो हमारे को आईसी ने क्या करा है ना कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट दे रखे, जिसके बेसिस पे हम ये जान पाएंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। पहला क्या है वो, सजेशन ऑफ अ फैक्ट। भैया मैं किसी को बोलूं कि तू क्या कर, तू पलासिया पे जा और तू क्या कर, इधर से डायरेक्ट 56 चले जाना, और 56 उस दिन बंद हो, तो मैंने उसको एक सजेशन दिया, सजेशन दिया किसी फैक्ट के बारे में जो कि ट्रू नहीं हो, तो वो क्या है, वो फ्रॉड है। दूसरा, जो उस बात पर भरोसा ना करे और आपको, अब भैया मेरे को किसी ने बोला कि केशव यदि अपन गीता भवन चौराहे पे जाएंगे ना तो वहां पे अपने को 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो मेरे को पता है यार कि ये तो झूठी बात है और मैं इस पर मैं खुद भरोसा नहीं करता, और मैं किसी को बोल रहा हूँ कि हेमंत यदि तू गीता भवन चौराहे पे जाएगा ना तेरे को 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो मेरे कहने पे चले गया, तो ये क्या था, फ्रॉड था। क्योंकि मैंने उसको ऐसा सजेशन दिया है, ऐसा फैक्ट के ऊपर सजेशन दिया है जिसपे मैं खुद बिलीव नहीं करता हूँ, तो ये किस में आएगा, अपने फ्रॉड में आएगा। अब हम बात करेंगे इसके एक और टॉपिक के बारे में, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। देखो, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है, जब हम किसी चीज को छुपाए, उसको कंसीलमेंट करे। कंसीलमेंट का क्या मतलब होता है, छुपाना, ठीक है। अब हम किसी कोई फैक्ट को छुपाए, जो कैसा फैक्ट हो, वो बहुत ही मटेरियल फैक्ट हो, जो उस चीज को बहुत ही मतलब उसकी सारी रूपरेखा वही डिसाइड करता है, मैं उससे वही फैक्ट छुपा रहा हूँ, तो वो किस में आएगा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। या तो मैं ऐसा कोई काम करूं जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, डिक्लेयर कर दिया है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया है या फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वो किस में आएगा, फ्रॉड में आएगा। डिक्लेयर फ्रॉडुलेंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 18 बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो, हम मिस रिप्रेजेंटेशन को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। 3 तरह से नहीं, मतलब इसकी 3 ब्रांचेस निकलती है। पहला होता है पॉजिटिव असर्शन, दूसरा होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तीसरा होता है इनोसेंटली इंड्यूस अदर टू मेक अ मिस्टेक। देखो भैया, पॉजिटिव असर्शन क्या होता है, मेरे को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये कब्जे की है, पर मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि भाई तू ये प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही, तो ये प्रॉपर्टी ले ले, इससे तेरा क्या होगा, तेरी असेट्स बढ़ जाएगी और तू रातों दिन अंबानी बन जाएगा। तो भैया मैंने उसको झूठ तो बोल दिया। अब इसके अंदर मेरा क्या था, कमीशन था, अब मेरे को मिल रहा था कमीशन, मैंने सामने वाले को फंसा दिया। मैंने क्या करा, मिस रिप्रेजेंटेशन करा। वो कैसे करा, पॉजिटिव असर्शन से करा। इसके अंदर क्या था, मेरा इंटेंशन था। तो पॉजिटिव असर्शन में क्या होता है, दूसरे की गलत बात को भी हम सही बना के दिखाते हैं जिससे अपने को फायदा हो, तो इसके अंदर अपना क्या होता है, इंटेंशन होता है। अच्छा, अब मैंने ये करा, अब एक एजेंट की क्या ड्यूटी होती है कि अपने क्लाइंट को वो बताए कि सर आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो इसके अंदर है ना ऐसा ऐसा है, आप ये वाली मत लो, ये आपके लिए सही नहीं है। तो मैंने क्या करा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी करा। मेरी ड्यूटी क्या थी, उसको सही बताने की थी, पर मैंने अपने पैसे की लालच में आकर सामने वाले का नुकसान कर दिया। तीसरा क्या होता है, इनोसेंटली इंड्यूस अदर टू मेक अ मिस्टेक। देखो भैया, ये क्या होता है, गलती से हो जाता है ना, मेरे को पता ना सामने वाले को पता, पर वो चीजें क्या होती है ना कि उससे दूसरे की हानि हो जाती है। अब इसके अंदर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे अपना इंटेंशन मिसिंग होता है, तो ये क्या होता है, इनोसेंटली इंड्यूस अदर टू मेक अ मिस्टेक।
मैंने गलती से दूसरे को भी ले लिया कि हाँ भाई गलती करते अपन, इसके अंदर हम दोनों का कोई इंटेंशन नहीं था, तो ये किस में आता है, ये इसमें आता है सेक्शन 18 के अंदर ये गवर्न होता है। और जब दोनों मिलके गलती करे और जिसके अंदर दोनों का कोई स्वार्थ ना हो तो वो ये मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 की। वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय, देखो भैया अब हमारे को कॉन्ट्रैक्ट आईसीए ने बोल दिया है, यदि तुमने कोई ऐसा क्या करा है, वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, यदि तुमने कोई ऐसी संविदा करी है जिससे तुमने अगले की कंसेंट किससे ली है, तुमने अगले की कंसेंट ली है फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या तो कोअर्जन से, तो वो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। अच्छा अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों नहीं आया, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए हमारे को आईसीए ने स्पेसिफिक एक अलग से सेक्शन दिया, सेक्शन 19A। देखो भैया सेक्शन 19A क्या कहता है, भैया इसके अंदर क्या बात हो रही है, पावर टू सेट असाइड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करने की बात हो रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है ना, कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रभाव में आकर कोई संविदा करी है, उस संविदा को हम सेट असाइड कर सकते हैं। ये हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला हमारा है एब्सोल्यूट रेसेशन बाय कोर्ट, या तो हम कोर्ट से बोल दे कि भैया मेरे को नहीं परफॉर्म करना, ये जो था ना मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मेरी कंसेंट ली गई थी अनड्यू इन्फ्लुएंस से, तो मेरे को ये नहीं करना, पार्टी यदि कहे तो ये हम नहीं करेंगे। अच्छा दूसरा होता है कंडीशनली रेसेशन। कंडीशनली रेसेशन में क्या होता है ना दोस्तों, पार्टी कह दे, मतलब यार पार्टी को हमने थोड़ा सा फायदा हो रहा है, पार्टी कह दे कि यार मैं ना इसका इतना 50% पार्ट क्या कर देता हूँ, 51% पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, परफॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें क्या है, लाभ है। और ये कैसे होता है, पार्टी की डिस्क्रिशनरी पावर पर होता है, पार्टी कहे तो करना है, पार्टी नहीं कहे तो नहीं करना है। ठीक है, ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन 19 है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं ऐसी संविधाओं को जो संविधा किससे निकाली गई हो, जिसकी कंसेंट किससे निकाली गई हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से निकाली गई हो। चलो अब देखो भैया, अब हमको ये वाला क्या बोल रहा है, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। देखो भैया वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट किसमें आते हैं, सेक्शन 20 से 22 के अंदर आते हैं। ये बात करते हैं गलती के बारे में, मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है ना मिस्टेक दो टाइप की होती है, या तो आप फैक्ट की गलती कर रहे हो, या तो आप लॉ की गलती कर रहे हो, या तो आप फैक्ट के अंदर लैग कर रहे हो, या तो आप एक्ट के अंदर लैग कर रहे हो। यदि आपने व्हेन बोथ पार्टीज ने क्या करी है, फैक्ट की गलती करी है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, एसेंशियल फैक्ट को आपने छुपा दिया, दोनों पार्टी से गलती होगी तो वॉइड हो जाएगा, यदि एक पार्टी से गलती हुई तो वैलिड हो जाएगा। वैसे ही लॉ के अंदर क्या होता है, यदि दोनों पार्टी से इंडियन लॉ के अंदर गलती हुई है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर यदि फॉरेन लॉ में गलती हुई है, दोनों पार्टी से हो गई, तो ये बायलैटरल मिस्टेक क्या होती है, वॉइड होती है। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होती है, वैलिड होती है। चलिए इसको चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। देखो भैया मिस्टेक की इफेक्ट हमको बताए गए सेक्शन 20, 21 और 22 में। ये क्या बोलते हैं भैया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस में आती है, 20 और 21 में आती है। एक होती है यूनिलेटरल मिस्टेक, एक होती है बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों पार्टियों से गलती हुई हो, दोनों पार्टियों से गलती हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यदि एक पार्टी से गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या भैया, एक से गलती हो गई, मिल बांट के समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है, तो ये क्या है, वैलिड है। एक से गलती हो, देखो दोनों पार्टी से गलती हो तो यहाँ पे 2। 22 के अंदर क्या है, यूनिलेटरल। 22 के अंदर क्या है, दोनों पार्टी से गलती हुई है। 21 के अंदर क्या है, वन पार्टी, ये 1 और ये 2, तो 21 के अंदर वन पार्टी, एक पार्टी से हो तो वैलिड, दो से हो तो वॉइड। ठीक। अब हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ की। मिस्टेक ऑफ लॉ दोस्तों आता है सेक्शन 21 के अंदर। मिस्टेक ऑफ लॉ किसके अंदर आता है, सेक्शन 21 के अंदर आता है। यदि आपने इंडियन लॉ के अंदर गलती करी है ना तो इसकी कोई माफी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। पर यदि आपने फॉरेन लॉ में गलती करी है तो फॉरेन लॉ में क्या होता है ना भाई, आपको भी नहीं पता, हो गई गलती, तो इसके अंदर देखो यदि फॉरेन लॉ में गलती करी है ना तो ये वैलिड है, हम इसको थोड़ा बैठ के समझ लेंगे। पर इसके अंदर भी एक कंडीशन है, यदि यूनिलेटरल मिस्टेक है तो ये वैलिड है, यदि बायलैटरल मिस्टेक है तो ये वॉइड है। ठीक। मिस्टेक का कॉन्सेप्ट दोस्तों अपना खत्म होता है यहाँ पे।
अब हम आगे पढ़ते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। देखिए आईसीए बोलता है मेरे को, आईसीए क्या बोलता है, सेक्शन 23 और 24 के अंदर वो बात करता है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन की। सेक्शन 23 बोलता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इमोरल और फ्रॉडुलेंट। भैया देखो, मैंने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट करा ए के साथ। मैंने ए को बोला कि ए मेरे को तेरा क्या दे दे, मैंने ए ने बी को बोला कि मेरे को क्या चाहिए, तेरे से तेरा घर चाहिए, ठीक है। अब भैया बी ने बोला कि मैं तेरे को अपना घर दे दूंगा, पर किसके कंसिडरेशन में दूंगा, बी उसका घर देगा ए को। देखो कंसिडरेशन क्या है, 5 लाख रुपए। सेक्शन 2D कंसिडरेशन की बात करता है, यहाँ पे कितना कंसिडरेशन है, 5 लाख रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। पर बी क्या बोले, बी बोले बोले यार मैं तेरे को मेरा घर देता हूँ, तो इसके बदले में क्या कर, मेरा एक दुश्मन है सी, सी को तू क्या कर, जान से मार दे। तो भैया ये क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इमोरल और फ्रॉडुलेंट है। तो ये हम क्या नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सेक्शन 23 बात करता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, हम जो चीज खरीद रहे वो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, हम जो भी चीज खरीद रहे उसके बदले में जो हम दे रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न जो हम दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। यदि वो वैलिड नहीं है, यदि वो क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या तो वो इमोरल और फ्रॉडुलेंट है, तो वो क्या होगा, डिक्लेयर टू बी वॉइड होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 25 की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन 25 क्या कहता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन हो वो क्या कहलाते हैं, वो वॉइड कहलाते हैं। अच्छा, पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं दोस्तों। पहला होता है, यदि नेचुरल लव और अफेक्शन में मैंने किसी को कोई चीज दे दी है तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। यदि मेरे को उससे टाइम बार डेप्ट है, टाइम बार डेप्ट क्या मतलब होता है, यदि मेरे को किसी से कोई कर्जा लेना है और उसकी लिमिटेशन खत्म हो गई है, तो उसके बाद मैं उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, तो वो क्या है, वो मेरे को पैसे दे देगा। तो इसके लिए मेरे को कोई इसको कंसिडरेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना क्या करा है, टाइम बार डेप्ट लिया। ठीक, देखो भैया सेक्शन 25 के अंदर एक लेटिन फ्रेज पढ़ेंगे हम। ये क्या होता है, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन अरिटर एक्टो। देखो भैया ये बोलता है ऐसी सारी सुविधाएं जिसके अंदर कंसिडरेशन क्या हो, अब्सेंट हो, वो क्या होगी, वो वॉइड होगी। यदि आप कोई एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। उसके एक्सेप्शन क्या क्या थे दोस्तों, एक्सेप्शन उसके ये रहे, हम इन सुविधाओं के अंदर क्या नहीं दे सकते, हम इन सुविधाओं के अंदर कंसिडरेशन नहीं देंगे। क्या, या तो नेचुरल लव और अफेक्शन से हम वो चीज दे रहे हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है दोस्तों, प्रेम भाव में हम किसी को कोई चीज दे तो वो गिफ्ट के अंदर आता है। तीसरा क्या है, टाइम बार डेट। टाइम बार डेट, तो ये सारे इसके एक्सेप्शन होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉलेंटरी सर्विसेज और प्रोमिस टू पे टाइम बाय डेप्ट, ये इसके एक्सेप्शन के अंदर आते हैं दोस्तों। सेक्शन 26 ये बात करता है एग्रीमेंट इन रेलेशन टू मैरिज आर वॉइड। देखो यदि मैं ए को बोलूं, ए बी को कह रहा है, क्या कह रहा है कि तू क्या कर, एक कॉन्ट्रैक्ट कर, उसके अंदर तू क्या नहीं करेगा, तू कभी अपनी शादी नहीं करेगा, मतलब मैरिज नहीं करेगा। तो ऐसी सुविधाएं क्या होती है, वॉइड होती है। पर इसका एक्सेप्शन क्या है, माइनर। यदि माइनर के साथ मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूं जिसके अंदर मैं कह रहा हूं जब तक ये मेजर नहीं होता, जब तक ये शादी नहीं करेगा, तो वो चीज क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, सेक्शन 27 बात करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आर वॉइड। ऐसी सुविधाएं जो बात करती है कि आप व्यापार नहीं कर सकते,
वो क्या है, वॉइड है। पर इसका एक्सेप्शन क्या होता है, यदि हमने वहां पे सेल ऑफ गुडविल करी है, यदि मैंने अपनी गुडविल को बेचा है वहां पे, और मैं सामने वाली पार्टी को कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी गुडविल है, आप यहाँ पे अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो वैलिड है। क्यों, क्योंकि मैंने अपनी गुडविल का सेल पहले ही वहां पे कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा केस लॉ है नॉट डिफेंड एंड मैक्सिम नॉट डिफेंड एंड गन्स 1894 का। ये बात करता है रीजनेबल रेस्ट्रेंट इज वैलिड। देखो भैया, यदि हम कोई रीजनेबल चीजें करें, रेस्ट्रिक्शन लगाए रीजनेबल वे में, वो क्या होगा, वो वैलिड होगा। अच्छा, सेक्शन 28, सेक्शन 28 क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड। देखो, आप कानूनी प्रक्रियाओं को क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। यदि आप कानूनी प्रक्रियाओं को रोकते हो तो वो क्या है, एक कानूनी जुर्म है। देखो, अ पर्सन कैन नॉट वेव देयर लीगल राइट टू स्यू। देखो भैया, कोई भी पर्सन उसके लीगल राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकता। यदि मैं किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ, इसके बदले में तेरे को क्या करना है ना, तू कभी अपने लीगल राइट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या तो तू अपनी लीगल रेमेडी को गेन नहीं कर पाएगा, तो ये क्या होते हैं, ये वॉइड होते हैं। सेक्शन 29, एग्रीमेंट विथ अनसर्टेन आर वॉइड। देखो भैया, ऐसे एग्रीमेंट जो क्या हो, अनसर्टेन हो, जिसके अंदर सर्टेनिटी ना हो, वो क्या है, तो है वो होते हैं वॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सेक्शन 30 पे आ गए हम बहुत जल्दी। वेजरिंग एग्रीमेंट। दोस्तों, वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट होते हैं, ये होते हैं बाजी या सट्टे के करार। बाजी या सट्टा, ये किसके अंदर गवर्न होते हैं दोस्तों, ये वेजरिंग एग्रीमेंट में गवर्न होते हैं। अच्छा, हमें ज्ञान की बात करते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना वेजरिंग एग्रीमेंट की, ये किसने दी थी, ये जस्टिस हॉकिंस ने दी थी। ये देखो भैया, इनने इसकी डेफिनेशन दी थी, कौन से केस लॉ में दी थी, कार्लिट वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी के केस में जस्टिस हॉकिंस ने बताया था कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं। अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट होते क्या है, pay a certain sum of money for happening or not happening of uncertain future event, वो क्या होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। यदि ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो क्या होगा, वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। अच्छा, इसके एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, यदि वो क्या हो, द इवेंट इज बियॉन्ड द इवेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ईदर पार्टी। यदि वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट है ना, वो दोनों पार्टी के कंट्रोल के बाहर हो, बियॉन्ड हो, तो वो क्या नहीं होगा, वो वैलिड हो। भैया वो क्या है, वैलिड, वो वॉइड नहीं है। क्योंकि सेक्शन 30 बोलता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड। भैया वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सट्टा या बाजी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अकानूनी है। अच्छा, ये भी कहता है हमारे को, यदि दोनों पार्टी क्या हो, दोनों पार्टी से चीज करे, अच्छा ये तू एक बात बता, कल बारिश होगी क्या, पर ये बोलता है, बोले यार बारिश होगी नहीं होगी मेरे को कैसे पता, तो भैया वो अपनी स्किल्स के ऊपर पैसा लगाए, तो वो चीज वैलिड है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर वेज्यू कैन नॉट बी इन्फोर्स। सेक्शन 30 बोलता है वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड, एनी एग्रीमेंट डिपेंड ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज वॉइड। भैया ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड हो, वो क्या रहता है, वो वॉइड होता है। अच्छा, दिस अब अच्छा, हम यदि ये चीज पढ़ते हैं तो इसका केस है गिरुल पारक वर्सेस मोहिद्वासु 1959, बीटिंग एग्रीमेंट आर वॉइड बट नॉट इलीगल। देखो भैया, यदि हम जो बैटिंग करते हैं ना, ये वॉइड है पर ये इलीगल नहीं है, क्योंकि क्यों, हम इसके अंदर टैक्स पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हमने पढ़ा सेक्शन 9, सेक्शन 10 to 30, और साथ ही साथ हमने जाना कि ये क्यों जरूरी है। इसके अंदर हमने यह भी जाना कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ता है, जिससे कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दील हो जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
हम इस आगे वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 30 टू 75। हम इस पूरे सेगमेंट के अंदर ये हमारा जो है ना ICA 1872 पार्ट 1 को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।